बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। क्या ज़माना आ गया है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आजकल बात क्या हो रही है भाई, रिंग की अंगूठी वो 5 कैरेट की हो या 3 कैरेट की हो, कभी फरागोगी की बात होती है, कभी ताले खुलने की बात होती है, कभी लिंक किया जाता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को करप्शन से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजकल जो तोपों के धाने हैं वो इमरान खान साहब की तरफ किए हुए हैं। कभी उनके एहतजाज का मजाक उड़ाते हैं, कभी उस इनकलाब का मजाक उड़ाते हैं जिसको इमरान खान साहब लाने के लिए अब भी उतने ही पुरअज़्म हैं जितने वो पहले थे। लेकिन कुछ मसाइल इमरान खान साहब के लिए भी हैं। अब उनकी पार्टी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या वो जो इलेक्टेड मेंबरान MNA साहिबान जो अभी तक उनका स्टेटस ही क्लियर नहीं है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं या नहीं दे दिए। पार्टी के अंदर बहुत से लोग ये समझते हैं कि असेंबली के अंदर वापस आना चाहिए, इफेक्टिव ऑपोजिशन करनी चाहिए। कौन वोट देगा आगे जाकर अगर ऐसे ही रहेंगे? जबकि फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट आया कि अगर किसी को बहुत ही शौक है वापस असेंबली में जाने का तो पार्टी छोड़ दे, अपने किसी मेंबर को हम वापस असेंबली में यानी नेशनल असेंबली में नहीं जाने देंगे। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। ग्रैंड डायलॉग, ये शहबाज शरीफ साहब का बहुत पहले से ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, मईशत के ऊपर बात होनी चाहिए, मईशत को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी एक बदकिस्मत हकीकत है कि हमारे मुल्क में चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तमाम बड़ी जमातें, कौमी जमातें हैं, ये अपने अपने दौर के अंदर जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो मईशत के ऊपर सियासत की जाती है, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अब आज भरे पड़े हैं वो स्टेटमेंट्स जिनमें मिफ्ता इस्माइल साहब को कोट किया जा सकता है, जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब को कोट किया जा सकता है, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब को कोट किया जा सकता है, जिसमें वो साबिका हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जब इक़्तिदार में वो थे तो उनके लत्ते ले रहे थे कि भाई आप कैसे ये प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं और किस तरह क्या कर रहे हैं। आज वो वही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ज़रूरत इसलिए कि आज इकॉनमी सियासत के साथ शायद इस तरह नहीं चल सकती और अगर उस पर सियासत होती रहेगी तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकती। इमरान खान साहब को अपने रैंक्स को ये भी कहना चाहिए कि भाई ठीक है, सियासत अपनी जगह मौजूद है लेकिन थ्रेट्स इशू नहीं होनी चाहिए। अब अगर एक इलेक्टेड MNA अताउल्ला साहब जो कि कराची से MNA हैं, वो बाकायदा तौर पर यह कह रहे हैं कि खुदकुश बम्बार तैयार हैं और ख़ुदकुश हमले, भाई आप सियासी हमले कीजिए, अल्फाजी कीजिए, अल्फाज के ज़रिए हमले ज़रूर कीजिए, वो भी तहजीब के दायरे के अंदर रहकर गवर्नमेंट को चार्जशीट कीजिए। लेकिन ये जो आप दर्स दे रहे हैं अपने लोगों को, फिर पार्टी के अंदर आपके फॉलोअर्स के अंदर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि आपकी इस बात से इम्प्रेस होंगे या खुदा न खास्ता ऐसी कोई ख़तरनाक या भोंडी हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं। कानूनी तौर पर भी इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ हम सबसे पहले करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर बंदो खेल साहब, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करिए, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मोहतरमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पंजाब की और MP हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में आप उनका तजिया सुनते हैं, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका भी। सबसे पहले दोनों जमातों का अपना मौक़िफ़ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और PMLN का भी। लेकिन ये जो फोबिया है अज़मा बुखारी साहबा, इमरान खान साहब, इमरान खान, वो अभी भी मैं चला रहा था, फ़ारूक हबीब साहब कह रहे थे कि आपको इमरान खान साहब के अलावा कोई सूझता ही नहीं है। जरा मुझे ये बता दीजिए, ये आप लोग सियासत को ये फरागोगी और ये मतलब ये अंगूठी 5 कैरेट की है, 3 कैरेट की है, वैसे मुझ जैसे गरीब आदमी को तो यही समझ नहीं आती 5 और 3 में फ़र्क क्या होता है। लेकिन आम आदमी को तो ये मसला भी नहीं है कि अंगूठी 5 कैरेट की है या 3 कैरेट की है और हीरे की है या नहीं है। तो किस तरफ ले जा रहे हैं आप मुल्क की सियासत को? ये तो फिर पर्सनल अटैक्स हैं, ये तो फिर काउंटर प्रोडक्टिव भी होते हैं। शुक्रिया मुनीब। पहले तो सवाल में भी आपने कहा, जो आपने साउंड बाइट दिखाए, मतलब मरीम नवाज साहबा के, फ़ारूक हबीब साहब जैसे बेबी को जो है उनके साउंड बाइट्स मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस तरह से जो है वो उनकी उसमें चलाए जा सकते थे। जो सवाल आपने पूछा, देखिए अब सारे मसाइल की, सारे फसाद की, है ना, किसी ना किसी का मौक़िफ़ तो चलाना होता है। चले कोई लेवल तो कर लेना वो, मतलब इस अच्छा लेवल है कोई जो आप समझते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ आप बता दें किसका चलाएं? नहीं, वो जिसको मरियम नवाज साहिबा से डर जलता है। 1 मिनट मैं बात पूरी कर लूँ मतलब साहब। जिसको डर लगता है मरीम नवाज साहिबा से, उसका चलाए, जिसका नाम है इमरान खान, जो आजकल छुप के बैठा है। जो बेचारा जो है वो इनकलाब उसका जो है
वो इस वक्त किसी खंदक में गर्क है। अच्छा। और वो जो है उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो इनकलाब से भी कायदे इनकलाब से भी भाग गए हैं। सो मतलब लीडरशिप का मुकाबला लीडरशिप से होता है ना, एक छोटे से चूजे के साथ तो क्या मुकाबला होगा। अच्छा, बहरहाल आइए अब आपके सवाल मौजूद नहीं है प्रोग्राम में, उनको कम से कम इन अल्फाज से ना अब नवाजिए, वो फिर एतराज होगा ना। वो भी चूजा अच्छा होता है, चूजा प्यारा होता है, छोटा सा अच्छा सा। नहीं, ये बड़ी डिरोगेटरी स्टेटमेंट है आपसे, मैं इसकी उम्मीद नहीं रखता, ये ऐसे मत कीजिए। अच्छा चले आगे चलते हैं। अब जो आपने कहा कि लोगों का कंसर्न नहीं है, बिल्कुल लोगों का कंसर्न है मुनीब साहब उस अंगूठी से। और उसके जो 3 और 5 कैरेट की जो आप कह रहे हैं ना, आपको पता नहीं है, वो उसके इससे कीमत का बहुत फर्क है। अच्छा। 3 कैरेट का जो है वो डायमंड है, वो जो है वो कुछ 7-8 करोड़ रुपए का आता होगा, और जो 5 कैरेट का डायमंड है वो 11 करोड़ रुपए का आता है। अच्छा जी। और मेरी गुजारिश आपसे यह है कि जब सारे फसाद की, तमाम बुराइयों की, तमाम करप्शन की जड़ जो है वो इमरान खान साहब वाया फराग होगी और उनकी बेगम साहिबा होती होगी, तो बात तो करनी पड़ेगी ना, ये नहीं हो सकता। आप देखिए कि उस एक ताले खुलवाने की बात हो रही है, किसी एक अनड्यू फेवर की बात हो रही है, और फिर वो हुआ भी। अब तो वो जो है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आ चुके हैं, कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स भी जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, जिसके अंदर शहजाद अकबर साहब ने भी कुछ फेवर देने की कोशिश की, और जो पेशावर की जो इंतज़ामिया है जिसने वो ताले वाले लगाए थे उसका भी लेटर चल रहा है। तो ये आम आदमी का बिल्कुल मसला है। आम आदमी का मसला ये है कि वो आदमी जो रियासत मदीना का नाम ले रहा था, जो दूसरों को चोर 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 कहते थकता नहीं था, जो अपने लिए हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो सेट करके बताता था, वो इन 2 खवातीन के जरिए जो है ताले खुलवा रहा था और उनके जरिए जो है पैसे ले रहा था। और ये भी आपको बताइए, जो हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, जिसको अभी थोड़ा देख रहे हैं, कि ये तरीका वारदात था कि हीरो के जरिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। हीरे लिए जाते थे, पैसे नहीं लिए जाते थे, और वो दुबई में बेचकर कहा जाता था कि जी हमने जेवरात बेचे हैं, और जेवरात बेचकर जो है ये पैसे आए हैं। तो ये बिल्कुल आम आदमी का मामला है। देखिए, जिस आम आदमी की आटे और चीनी और अद्वियात और किसके ऊपर जो है वो डकैती नहीं हुई, तो वो आम आदमी का मसला कैसे नहीं है कि एक तरफ आप डकैतियां कर रहे थे, एक तरफ आप तोशा खाना की जो है वो, उस वक्त तोशा खाना का केस आया, आपने कहा क्या हुआ, एक हार ही तो था। ये आदतन चोर हैं, ये आदतन डकैत हैं जो दूसरों को चोर डाकू कहते थकते नहीं थे। और इसलिए चूंकि इन्होंने आम आदमी इख्तियारात से तजावुज का केस क्या होता है मुनीब, आप वकील हो, आपको पता है जी। एक आदमी ने इख्तियारात से तजावुज किया है और उसके बदले पैसे लिए हैं, ब्राइब लिया है। अब ये बहुत छोटी बात है नहीं, बट ये जो एविडेंस के तौर पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद माशाल्लाह वकील हैं और जाहिद बुखारी साहब की साहबजादी हैं, आपको भी पता है कि जो जिस एविडेंस की जिक्र आप कर रही हैं उस टेप का, उसको तो बड़ा वेहेमेंटली डिनाई कर रहे हैं जिनकी आवाज़ है मलिक रियाज साहब। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ये फोर्ज किस्म की ऑडियो है, आपने पूरा बयानिया उसके ऊपर बना लिया है। तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि वो कोई वीडियो या जो ऑडियो है वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, उसका डिनाइल आ चुका है और आप अपना पूरा केस उस पर बेस कर रहे हैं। नहीं मुनीब, ऐसे नहीं है। डिनाइल तो हर चीज का आ जाता है। बात ये कि उसका सबूत होना चाहिए ना, उसकी फोरेंसिक करा ली जाए। मैंने तो कहा था एक तरफ अपनी फरा गोगी को बिठा ले इमरान खान साहब, एक तरफ पिंकी पीनी साहब को बिठा ले, बीच में खुद बैठ जाए और वो फोरेंसिक करा के बता दें कि ये गलत है। डिनाई करने से तो नहीं। देखिए अरशद मलिक की वीडियो आप डिनाई कर देंगे, साकिब निसार की आवाज आप डिनाई कर देंगे, आप हर चीज डिनाई कर देंगे और हर बंदा मानता चला जाए। लेकिन हर एक बात के बाद एक पर्दा खुलता जा रहा है और इमरान खान का जो मकरू चेहरा है इस सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट के पीछे, एक आखिरी बात कह दूं, हीरे जो है ना उनकी पहचान सिर्फ 2 लोगों की थी। एक थी साकिब निसार को, जिसने चुन चुन के हीरे इकट्ठे किए थे ख्याली तनख्वाह पर नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए। और एक मोहतरमा जो है वो बुशरा साहिबा को, जिनको पता है कि 3 कैरेट के हीरे और 5 कैरेट के हीरे में क्या फर्क होता है, और उनके पास अब आप ज्यादती कर रही है ना उस ऑडियो के अंदर, अगर उसको दुरुस्त मान लिया जाए तो आवाज वो जो है ना उसमें खातून अव्वल की है, फरा गोगी साहिबा की भी नहीं है। वो अलेजिडली ये है कि मलिक साहब और उनकी साहबजादी के दरमियान को और कॉन्वर्सेशन हो रही है और पीटीआई ने भी इसको डिनाई किया, मलिक साहब भी डिनाई कर रहे हैं। लेकिन चले, आपका आर्गूमेंट है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उसके ऊपर रलेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बट कादिर मंदोखेल साहब, बात यह है कि सियासत इससे आगे भी होती है ना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी इंक्लूसिव बात भी होनी चाहिए, कोई प्रोडक्टिव बात भी होनी चाहिए। आज तक इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट है वो यही रहा है कि भाई मेरे खिलाफ आप साबित क्या कर पाए हैं, या उनकी जमात आज भी ये कहती है कि भाई हमें तो इक़्तिदार से निकाल दिया, हम निकल गए। तोशा खाना कभी ले आते हैं, कभी कोई अंगूठी ले आते हैं। कोई कॉन्क्रीट चीज़ क्या है जो आप ले आए, ये हुकूमत ले आई जिसका आप भी हिस्सा इमरान खान साहब के खिलाफ, और अगर आप ये कह सकें कि वाकई बड़ी करप्शन हुई इस दौर में?
बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। सबसे बड़ा जो सबूत है वो है तोशाखाना का। पिछले 4 साल में असम्बली के जो हमारे मेम्बरान थे या अपोजिशन के उस वक्त, वो तमाम मुतालबा करते थे कि तोशाखाना की डिटेल लाया जाए, वो नहीं लाया। वो इस वजह से नहीं लाया है कि अब पता चला कि वहाँ गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव भी गायब है, वहाँ पे हार भी गायब है। एक मैं ज्वेलर का हवाला देता हूँ लाहौर का, जो मेरे एक किसी दोस्त ने बताया था कि 18 करोड़ का ज्वेलर से उन्होंने एक आर तोशा खाना को उसको बेचा है। उसकी रसीद भी हमारे एक साथी, हमारे एक्स एम ने उसने देखा था। इस तरह 58 आइटम जो है ना वो गायब है। और अगर ये झूठ है तो ये बता दे। और मुझे तो ये भी मालूमात है कि एक मिडिल ईस्ट की एक गाड़ी उसको दी गई है, पाकिस्तान लाई नहीं है, वहीं से उन्होंने फ़रोख्त कर दिए। और फिर सवाल ये है, मैं तकरीबन कम से कम 2-2.5 महीने पहले मैंने किसी चैनल पे यह कहा था कि ये 3.5 करोड़ का जो हार है वो दुबई किसी पार्टी को बेचकर और वो सऊदी अरब पहुंच चुका था। नहीं, बट कादर नहीं मंदोखेल माना साहब, गया। इसके अंदर फिर सर मैं एक एक आर्गुमेंट है मैंने ना, वो ये कहते हैं कि हमने इसकी पहले 15% या 20% कीमत दी जाती थी, हमने तो आधी कीमत देकर इनको खरीदा और फिर आगे हमारा इस्तेकाक है, जहां मर्जी बेचे। देखिए मुनीब साहब, ये तो फिर ज़बरदस्त कारोबार हो गया। वो जो कस्टम की गाड़ियाँ लोग ऑक्शन पे लेते थे, फिर थोड़ा बहुत डेंट पेंट करते थे, फिर महंगे दामों में मार्केट में बेचते थे, तो ये तो फिर धंधा हो गया ना। एक आदमी अपने पर्सनल यूज़ के लेता है, उसका रूल्स है। आप और उज़मा साहिबा दोनों वकील है, मैं भी एक छोटा सा वकील हूँ। उसमें रूल्स में ये लिखा गया है कि एंटीक आप खरीद नहीं सकते हो। और दूसरी जो आइटम है वो आप पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हो, जो उसका एक फिक्स प्राइस है। ये धंधे की इजाज़त कौन सा कानून, कौन सा आइन देता है कि आप वहाँ से सस्ते दामों में लो और बाजारों में महंगे दामों में बेचो, और वो भी तोहफे। यानी आप ये समझ लो कि एक पेन जो एक मामूली सा चीज़ होता है, भी किसी तोहफे में अगर मुझे ये आपको दिया जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि हम उसको बाजार में बेचेंगे। इससे ज़्यादा मैं ये समझ रहा हूँ खुद गर्जी। क्या अल्फाज में सख्त अल्फाज नहीं अदा करूँगा। अब सवाल ये कि एक शख्स को तोहफे की फिक्र नहीं है कि तोहफे की क्या हैसियत है। और फिर जब वो सबूत हो गया है, मैंने चैनल पे कहा है, तो उसके बाद जाके उसी रात को, जब 1 महीने बाद में उसी चैनल पे दोबारा बैठा था, तो उसी रात को उन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर किए। अब जब पता चला है कि वो हार यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, वो अपने असल मालिकान तक पहुंच चुका है, तो उन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर किए और ये बताया मैंने इससे अपना बनी गाला का रोड बनाया। और बाकायदा जलसे में इमरान नियाज़ी साहब ने कहा मैंने रोड बनाया, हुकूमत पाकिस्तान का पैसे नहीं लिए। आप मुझे बताओ, हुकूमत पाकिस्तान का पैसे आप नहीं लिए, रोड आपने बनाया। वो तो इस्लामाबाद की मेयर का स्टेटमेंट है कि वो रोड पे सिर्फ 30 लाख रुपए खर्च हो गए। आपने 3.5 करोड़ रुपए किधर लगे? तो जो बात करेगा उसी में मजीद पछता रहेगा। नहीं, बट बात वही है ना कि जो मैग्नीट्यूड है करप्शन का, एक तरफ जो इल्जामात हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर, आपकी क़यादत के ऊपर, वो अरबों के हैं और पता नहीं कितने अरब रुपए की लॉन्ड्रिंग है और पता नहीं क्या क्या इल्जामात हैं। यहाँ महज चंद करोड़ रुपया, यही तो कहा जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि भाई कहाँ इतने बड़े इल्जाम और कहाँ चंद करोड़ की आप कह रहे हैं हमने करप्शन की। देखिए मुनीब सुन ले जी, आप तो इसी तोशाखाना की जिक्र करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र थे। आज आपको बताओ, जो बनी कालावा केस में मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था, वहां जो उन्होंने वहां जो अपने एसेट्स या उसके मनी लॉन्ड्रिंग का पैसे किस तरह शो किए वो आप सबको पता है। पूरे इस्लामाबाद को तोड़वा के उन्होंने बनी गाला जो ना वो 12 लाख जुर्माना अदा करके साकिब निसार उसको परमिशन दी। मैं बैठा हुआ था उस केस में। अच्छा। सवाल ये है कि आप मुखालिफ के ऊपर जो फायरिंग करते थे खुद उसी कज़्ज़द में आ चुके हैं। और दूसरी बात यह कि आपने पीपल्स पार्टी का क्या बिगाड़ा? आपने 4 साल में मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कहां तक आपने पेशा नहीं कराया। और खातून होने के नाते उज़मा बीवी बैठी हुई है, हमें बड़े पीपल्स पार्टी, हम खवातीन का ख्याल रखते हैं। हमारी अदी फरियाल साहिबा को रात 12 बजे जो ना वो जेल में धकेला गया, कोई कानून नहीं है। मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी का मैं 12 साल तक मेंबर रहा हूं गवर्नर सिंह के साथ। वह कानून ये है कि 8 बजे के बाद अगर कोई जज हुक्म दे तब भी वो जेल नहीं जा सकते हैं। थाने वाले अपने पास रखते हैं, अगले सुबह जेल भेजते हैं। आपने 12 बजे हमारी बहन को आपने भेज दिए, कौन सा कानून के तहत? बिल्कुल ठीक। अच्छा अतर साहब, बात ये है, अभी जो जिक्र हो रहा था, ये कहा जाता है जी, अभी अज़मा बुखारी साहब ने भी कहा, कादिर मंदोखेल साहब ने भी कहा कि ये लोगों पर तनकीद करते रहे, और शायद ये कि मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू ये है कि ये सब कुछ किया गया, पंजाब के अंदर जो लोग मौजूद थे, वो एहसन जमील गुजर साहब हों, फराह साहिबा हों, इनका नेक्सस जो बताया जाता था कि साबिक खातून अव्वल के साथ है। पंजाब के अंदर जो लोग मैनेज करते थे बहुत सी चीज़ें, वो भी, आप भी एक सहाफ़ी हैं, आपको भी पता होगा, बहुत सी चीज़ें हमें भी पता चलती थी। इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट करती थी। और फिर उसी के ऊपर, उसी प्रेमिस के ऊपर कहा जाता है अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप के लिए बहुत करप्शन हुई है
और ये आज बाकायदा तौर पर कहा है मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कि फराह साहिबा जो थी वो फ्रंट वुमन थी इमरान खान साहब की इस पूरी करप्शन स्कैम के अंदर या पूरा जो फसाड बनाया हुआ था। देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि कादर मंदोखेल साहब और उज़मा बुखारी साहब की जो जमातें हैं वो इक़्तिदार में आए। आज ये अगर इक़्तिदार में होते तो इस वक्त तक ये मुकदमे बन चुके होते। इतने क्लियर सबूत हैं इनके, तो इमरान खान के लिए बचना ही मुश्किल हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी ये लोग हुकूमत में आएंगे ये इन मुकदमात को लेके आगे चलेंगे। आज हुकूमत में नहीं है? नहीं, अच्छा, ये हुकूमत में, अच्छा, ये जिस तरह की मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हुकूमत जो होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के साथ साथ हुकूमत मुकदमात बनाती है, हुकूमत दिखाती है कि ये मुकदमा है, यहाँ पे करप्शन हुई है, फराह साहिबा ने ये किया है, खातून अव्वल ने ये किया है, उसमें कोई मुकदमा तो बनाए ना। हाँ। आपको भी पता है, आप भी वकील हैं, कि लीगली इस चीज की कोई स्टैंडिंग ही नहीं है जिस चीज के ऊपर हम यहाँ पे बहस कर रहे हैं। ना ये ऑडियो किसी अदालत में मानी जा सकती है, ना इस ऑडियो के अंदर इमरान खान की ऑडियो है, ना इस ऑडियो के अंदर बट फराह खान साहिबा को तो बुलाया गया ना, उनके 4 लोगों को, वो खुद मुल्क से बाहर हैं, नैब ने बुलाया, वो 4 लोग आए ही नहीं, तो कार्रवाई तो शुरू हो गई अतर साहब। नहीं, हुकूमत एंटी करप्शन करे ना। नैब ने उनको किस कानून के तहत बुलाया? नैब क्या फराक कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है? उनको कहा गया कि उनके हस्बैंड शायद 1900 एंटी करप्शन का नाम ना लें अतर साहब। अभी आपको पता है 2-3 हफ्ते पहले वो मोहतरमा शरी मजारी साहिबा के साथ क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पता था कि एंटी करप्शन ने क्या कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा छोड़ो यार फौरी तौर पे, मतलब आपको पता ही है क्या हुआ। वो मैंने समझा आप कहने लगे आप नाम ना लें, ये ना हो कि आपको भी बुला लें, आपको पता है कौन बुलाते हैं। नहीं, मुझे पता है आप अपना बचाव कर लेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि देखें, अगर इतनी करप्शन हुई है तो हुकूमत मुकदमात बनाए करप्शन के, हुकूमत के हाथ में है सब कुछ। तोशा खाना की लिस्ट नहीं जारी की ना इमरान खान ने, तो अभी 2 महीने से किसने रोका हुआ है? पहले दिन आपने ECL की लिस्ट से तो अपने नाम निकाल लिए, तो भाई उसके साथ तोशा खाना की लिस्ट भी जारी कर देते और 1947 से जारी कर दें। अगर आप नहीं 1947 से जारी करनी तो अपनी पिछली 2-3 हुकूमतों की भी जारी कर दें। किसने रोका हुआ है? ये सारी चीजें इनके हाथ में। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे पूरे पंजाब में एक DC का नाम बता दें पूरे पंजाब के अंदर जिसको फराह गोगी ने पैसे लेके उसकी ट्रांसफर करवाई है। वैसे ये बड़ा आज़मा बुखारी साहबा, इट मेक्स इट वेरी इजियर नाउ, द इक्वेशन इज, हाँ, वो कहते हैं आप एक अफसर का नाम बता दें, लिस्टें तो आपने बनवा ली हैं, मुझे पता है, जरा रिलीज कर दें, फलाना फलाना फलाने फलाने को पैसे देके लगा और ये केस बनाएं, एंटी करप्शन को लेकर आए। वैसे पता कर लें, एंटी करप्शन आपके ज़ेरे है ना इख्तियार, वो पता लगे फिर कोई कार्रवाई हो जाए और फिर चीफ मिनिस्टर साहब हुक्म दे छो फलाने को क्यों फाड़ लिया जाए। देखिए, पहले तो बात यह है कि 5 कैरेट की अंगूठी की कीमत तुम क्या जानो मुनीब भाई और अतर काज़मी साहब, ये तो जिन्होंने लिया है उनको पता है, या जिन्होंने दिया है उनको पता है। तो आपको क्या पता इस अंगूठी की क्या कीमत है? अच्छा। और आप जो है आप कह रहे हैं करोड़ों की बात है, भाई बात ऐसे नहीं है। अभी 20 अरब रुपए का जो LNG के ऊपर एक स्कैंडल है, अभी कुछ दिन पहले द न्यूज़ के अंदर भी वो जो है वो खबर छपी थी। इनके अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं, लेकिन मैंने सुना है और मुझे बड़ी खुशी है और मैं बिल्कुल अपनी तरफ से और अतर काज़मी साहब की तरफ से सिफारिश करूंगी अपनी हुकूमत को कि हमें बहुत जल्दी है इमरान खान साहब को जो है वो मुकदमात दर्ज करके उनको जो है वो फौरी तौर पर जेल में भेजा जाए। अगर यही मुकदमात जो है वो दर्ज हो गए होते तो अभी अतर काज़मी साहब ने एक वो कर देना था, वो देखे ना जी, कौम का अजीम लीडर, उम्मत मुस्लिमा का घर बैठा लीडर, वो उसको ये कर दिया, उससे खौफजदा हो गई हुकूमत। अभी तो हमने कहा ही कुछ नहीं, अभी सिर्फ राना सनाउल्लाह का नाम लेते हैं। मुझे शदीद एतराज है, आपने कहा उम्मत मुस्लिमा का घर बैठा लीडर, ये क्या बात है? बार तो फिर घर बैठा लीडर क्या होता है? ये नवाज शरीफ साहब पे तंज नहीं तो घर बैठे ही है ना, ना उनके साथ उम्मत ना। एक मिनट, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी, मेरी भी सुन ले, आपको अच्छी लगेगी। ना उनके साथ उम्मत है और ना वो मुस्लिमा के साथ हैं, तो मतलब वो घर बैठे लीडर है ना, उनको बनाया हुआ है घर बैठे लीडर, तो बने रहने दे उनको लीडर। लेकिन देखिए, सीरियस बात यह है कि बहुत सारी चीजें इनकी, देखिए आटे के ऊपर खुद इमरान खान साहब ने जो है और खासतौर पर बुज़दार साहब ने यहाँ पंजाब में इंक्वायरी रिपोर्ट कराई, वो आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, जिसके अंदर KPK के अंदर जो है वो स्मगल करवाई गई, वहां भेजी गई, मुर्गियों ने खा ली गंदम, पंजाब के लोगों को आटा नहीं मिला। चीनी के ऊपर खुद कमीशन बनाया इमरान खान साहब ने और उसके ऊपर खुद जो है वो अपने वजीरों समेत उनके अपने जो पुराने साथी थे और सब तो वही तो कह रहे हैं, केस करें ना, आप लोग कुछ नहीं कर रहे, केस करें। एक मिनट,
मुझे नहीं पता था कि अतर काज़मी साहब को और आपको इतनी जल्दी है, तो मैंने कहा है ना कि बिल्कुल मैं गुजारिश करूंगी कि बिल्कुल गर्मियां गुजरने का इंतजार ना करें और ना इमरान खान साहब को जो है वो आजकल बेचारे मारे कायदे अच्छा गर्मियां आप लोग, अच्छा एक मिनट अज़मा बुखारी साहबा, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि गर्मियां गुजर जाए तब केस करेंगे इमरान खान साहब पे, ये क्या लॉजिक है वैसे? नहीं बिल्कुल लॉजिक नहीं है। मैं तो तुम्हारे सवाल के जवाब में कह रही हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी है कि इमरान खान साहब को पित निकला है जेल में बैठ के, और गुजारी साहब ने बताया भी था कि उनको छिपकलियों से भी डर लगता है। मेरी बात सुनो, मेरी मजाक के अलावा मेरी बात सुनो। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने आते ही हमारे दौरे हुकूमत में जाने के बाद क्या किया था, वो पता है गाय और बकरियां और वो मतलब पुरानी गाड़ियां, ऑक्शन होगी, फलाना होगा, और उससे कितने पैसे हासिल हुए थे इनको 36 करोड़, चंद करोड़ रुपए, 36 भी नहीं थे, चंद करोड़ रुपए इनको मिले, और उसके ऊपर इतनी कैंपेन हुई वो हुई। अब वही करोड़ जो है जो ये बेचने की और वो कर रहे थे, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये इमरान खान साहब की वो जो उनको जेब कतरे की आदत है, जो ठीक है, ठीक हो गया, जो पहले वो अब ऐसे पूरी हो रही है, ये बात कर रहे हैं। चले मंदोखेल साहब, आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, यही अतर काज़मी साहब का आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है, आप लोग अभी भी ऑपोजिशन की तरह इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप लोगों से अगर कोई एविडेंस है जो कि आप भी जानते हैं, अज़मा बुखारी साहब भी बड़ी अच्छी वकील हैं, आप खुद भी माशाल्लाह वकील हैं, कि कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस अगर आपके पास होता तो अब तक आप लोगों ने लाइन लगा देनी थी मुकदमात की इमरान खान साहब के खिलाफ। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंदोखेल साहब, मैं आपके साथ और अतर काज़मी साहब के साथ पार्शली एग्री करता हूँ, चूँकि ड्राइविंग सीट पे हम लोग नहीं हैं, मुस्लिम लीग नून है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मुकदमात बिल्कुल दर्ज करनी चाहिए। और अतर काज़मी साहब को ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ये कह रहे थे कि ऑडियो शूडियो जो है ना इसको कोई कानून नहीं मानता, तो मैं इनको खिदमत में अर्ज़ करूँ कि कानूनी शहादत की आर्टिकल 164 में ऑडियो वीडियो जो है ना वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये कानून है। तो लेकिन शर्त ये कि फॉरेंसिक को सही हो, जाली ना हो, इसी दौरे हुकूमत में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बात ये होता ये ऑलरेडी ये कानून मौजूद है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो गोगी क्या कोई सबूत नहीं है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि गोगी का जो वकील है वो इमरान नियाजी साहब खुद बन गए और उन्होंने कहा कि वो बड़ा खुशहाल है, प्रॉपर्टी में बड़ा पैसे कमा लिए है, यानी बजाय उसका शोहर जो है ना उसकी तरफदारी की, हालांकि उसने नहीं किया, वो भी मुख्तलिफ चैनल पे आया, मगर इमरान नियाजी साहब ने उसकी वकालत करते हुए ये कहा कि उसने प्रॉपर्टी में पैसे बना लिया। भाई आप मुझे बता दो, आप और मैं भी इसी मुल्क में रहते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी में बंदा जो है ना करोड़पति बन जाता है, और फिर अगर करोड़पति बन जाता है ये तो सारे जो ये ऐलानात है ये सारे, और फिर नेब का कानून क्या कहते हैं मुनीफ साहब, आपको ये भी पता है कि नेब का कानून ये नहीं है कि आपका डीसी के अकाउंट से पैसे आए या जाए मिले, नेब का कानून ये आपके ऊपर इल्जाम लगा लिए कि आपके पास एसेट्स कहाँ से आएंगे, आपने साबित करना है। बट शी इज नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर ना, इमरान खान साहब कहते हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, फरा साहिबा जो है। आप मुझे बताओ, आप सुन ले, जी सुन ले एक मुझे दे अज़मा भी, आपने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जब मनी लॉन्ड्रिंग और वो कौन सा बैंक था उसके आपने बनाता, आपने उसके साथ लिंक कर दिया है, वो बंदा तो प्राइवेट बंदा था, बिल्कुल आपने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कैसे कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल तो मैं गोगी और गोगे का रिश्ता कैसे तोड़ दूं, गोगी और गोगा तो एक ही उसमें लाइन देता, और ये सारे जो खेल खेले गए तो ये सारे खेल तो उनके सामने है, यही तो कानून है जो आप लिंक करते हो किसी के साथ। अच्छा फिर दूसरी बात ये गोगी कादर साहब, बहुत माजरत, वक्त खत्म हो गया मेरे पास इस सेगमेंट के लिए। आपका अज़मा बुखारी साहब आपका और जनाब अतर काज़मी साहब आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ मौलाना ताहिर रशीद साहब मौजूद होंगे। जो गुस्ताखी की गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में, उस हवाले से जो मुस्लिम उम्मा का इस वक्त रिस्पॉन्स है वो रिमार्केबल है, और इसी जोश और जज्बे के साथ ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, और किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में कोई गुस्ताखी कर सके। इस पर मज़ीद बात करेंगे डिटेल के साथ, हमारे साथ रहिए। बीजेपी के नेशनल तर्जुमान ने नूपुर शर्मा, उन्होंने बहुत ही काबिल मज़म्मत बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में गुस्ताखी की, और वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम के दौरान हुई। फिर इसके ऊपर भी एक और रहनुमा ने ट्वीट किया। अब
वो तासुर जो कि भारत की तरफ से भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होता रहा है या हो रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इस तरह की हरकतें जब की जाएंगी और भारत का अगर ये ख्याल है कि उस पर पर्दा पड़ा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अब कोशिश ज़रूर की जा रही है भारत के अंदर से, हुकूमत की जानिब से, कि ना सिर्फ इन लोगों को साइडलाइन किया गया है, किसी को जमात से निकाल दिया गया है, वजाहतें दी जा रही हैं कि हमारी तो बड़ी इंक्लूसिव सोसाइटी है, लेकिन अब ये मामला भारत के अंदर तक नहीं रहा। अब इसका नोटिस मुस्लिम उम्मा ले चुकी है। अगर देखा जाए तो कुवैत, कतर, ईरान और अब पाकिस्तान ने भी जो भारत के सुफरा हैं उनको बुलाकर अपने ममालिक के अंदर भरपूर इज़हार मज़म्मत किया है, और जो कहा गया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया गया है। यकीनी तौर पर मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जब कोई शख्स इस तरह की बात करेगा तो मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे, गम व गुस्से की कैफियत तारी होगी। और अब इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हैशटैग्स बन रहे हैं, ख़ास तौर पर जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पर ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया जाए और लोग इसका बॉयकॉट करें, क्योंकि भारत के अंदर ये हुआ है और इसको अलाउ किया गया है बाकायदा तौर पर। वजाहतें, जस्टिफिकेशंस भारत की सरकार दे रही है, लेकिन वो अब ऐसी नहीं है जिनको कोई एक्सेप्ट कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर। बहुत शुक्रिया शफी साहब। ये फरमाइए कि सर, कि ये कोई पहला मौका नहीं है भारत की जानिब से मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के साथ जो भी कुछ हो रहा है भारत के अंदर, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। वजाहतें या जस्टिफिकेशंस काम कर पाएंगी? एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो भारत के अंदर रहते हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, लेकिन भारतीय सरकार क्या अब ये जो मैं समझता हूँ नहायत ही काबिल मज़म्मत और घटिया हरकत की गई है एक दो लोगों की तरफ से, क्या इस इम्प्रेशन को दूर कर पाएगी या आपको लगता है बहुत वक्त लग जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आलम इस्लाम में आप देखें तो सच्ची बात यह है कि जिस किस्म का रद्द-ए-अमल इस वक्त है, पहले कम देखने में आया। आप देखें कि कल कोई अरब इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी हुकूमत ने, जिसकी क़यादत ने ना सिर्फ इसकी मज़म्मत की गई हो, बल्कि अरब ममालिक में तो सूरत हाल ये है कि जो इंडियन प्रोडक्ट थी उन्होंने स्टोरों से निकाल के बाहर फेंक दी हैं। करोड़ों डॉलर्स की जो ख़रीदी हुई चीज़ें थी और बाइकाट जो है वो किया गया है। आप कुवैत में देखें, कतर में देखें, बहरीन में देखें। फिर इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से एक बहुत ही जामे माने जो बयान आया, फिर सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने जो बयान जारी किया, फिर राब्ता आलमे इस्लामी और मुफ्ती आज़म सऊदी अरब की तरफ से, बाकी ममालिक तुर्की है, ईरान है, फिर हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है, तो मैं समझता हूँ ये पूरे आलमे इस्लाम के जज्बात की तर्जुमानी है। और जो कुछ हिंदुस्तान में ये चूंकि ये हुकूमत के तर्जुमान थे, इसका मतलब है कि हुकूमत जो कुछ कर रही थी वहाँ अक़लियतों के साथ और कर रही है मुसलमानों के साथ, बाकी खाली मुसलमान ही नहीं, बेचारे सिखों के साथ जो हो रहा है, मसीहियों के साथ जो हो रहा है, तो एक कंसेंसस पैदा हुआ है कि भाई ये तो सारी हद क्रॉस कर गए। कत्ल, किताल, मस्जिदों पर हमले, मस्जिदों को तोड़ना, चर्चों को तोड़ना, सिखों के गुरुद्वारों पर हमले। अब ये हमारे आका व मौला सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आ गए और एहानत रसूल शुरू कर दी, तो ये काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान की हुकूमत इन लोगों को गिरफ़्तार करके इन पे मुकदमा नहीं चलाती है, और वहाँ भी कानून में मौजूद है, इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और ख़ुद सरकारी सतह पर जो है इसकी माफ़ी नहीं मांगी जाती है, ये रद्द अमल शदीद होगा। और इस मरतबा आप ये देखें, ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में रद्द अमल है, ये ऐसा नहीं है। और हमें भी इसको आलमी सतह पे, जिस तरह हमने पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर OIC में गए, फिर वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा में गए, हमारी जो कोशिश है पाकिस्तान की, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से इन कोशिशों को आगे लेके चलेंगे। और इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल की सरबराही पाकिस्तान के पास है, तो ये भी मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो साहब इस हवाले से अपने दोस्त वज़राए ख़ारजा के साथ बातचीत करके एक जामे माने करारदाद
कि आलमी सतह पर जो है जो तमाम आसमानी मज़ाहिब हैं, अंबिया हैं, आसमानी कुतुब हैं, उस हवाले से एक आलमी सतह पे कानून साजी जो है ताकि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की सतह के ऊपर जुर्म करार दिया जाए, जिस तरह इस्लामोफोबिया के हवाले से मेहनत हो रही है। तो मुझे उम्मीद है इसमें इंशाअल्लाह इस वाक़े के बाद हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इख्तिसार से फरमाइएगा अशरफ साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अगर कतर की है, सऊदी अरेबिया की है, कंडेमनेशन भी आ गई। कतर ने कहा है कि बाकायदा तौर पर एक पब्लिक अपॉलॉजी की जाए, और आपने भी खुद बताया कि इससे पहले इतना यूनाइटेड यूनिफाइड रिस्पांस मुस्लिम उम्मा की जानिब से बहुत से इशूज़ हैं उन पर शायद नहीं देखने को मिला, बदकिस्मती से इस दफ़ा मिला है। और क्या हो सकता है, क्या ये काफ़ी होगा या इससे भी ज़्यादा एग्रेशन दिखाना चाहिए कम अज़ कम इस मामले पर पूरे मुस्लिम उम्मा को? देखिए मुनीब भाई, आज का दौर एलाम का दौर है, सोशल मीडिया है, आपके पास मीडिया की क़ुव्वत है, तो हमें अपनी बात करते रहना चाहिए। क्योंकि बतौर मुसलमान मैं तो किसी के झूठे खुदा को भी मुझे हुक्म है कि उसको बुरा ना कहूं कि जाए कि, तो हमें अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर आना है कि हमारे हम तो सबको मानते हैं, तमाम अंबिया, तमाम आसमानी कुतुब, हमारे जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए जो है ये मेहनत जारी रखनी होगी जब तक अक़वाम मुत्तहिदा से इसको जुर्म ना करार दिलवा लिया जाए और एक मुनज़्ज़म अंदाज में कानून साजी ना हो जाए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। नैब कानून के अंदर तरमीम की गई, उस पर डिटेल में बात होगी, बस आते हैं। कवानीन के अंदर तरमीम की गई, बड़ी मेजर अमेंडमेंट्स थी जो इस हुकूमत ने की, नेशनल असम्बली से पास हुई, सेनेट से पास हुई, सदर मुमलिकत के पास गई तो उन्होंने रेफर बैक कर दी कि इन पर नजर सानी की जाए। अब हुकूमत ये चाह रही है कि एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए और जिसके नतीजे में बाकायदा तौर पर ये दोबारा बैठ हों और फिर ये फॉर्मली कानून बन जाए। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो तरमीम नैब कवानीन के अंदर की गई हैं ये बदनीति पर मबनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इंदिया दे चुकी है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और हो भी सकता है, एनी पीस ऑफ लेजिस्लेशन कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। और हमारे मुल्क में तारीख रही है कि अगर अमेंडमेंट्स की गई हैं, कानून बने हैं, तो अदालत ने उन्हें कलअदम भी करार दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नैब की जो कारकर्दगी रही है उस पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की ना सिर्फ रिमार्क्स बल्कि जो जजमेंट्स के अंदर लिखा गया है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और मुतअद्दिद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से फैसलों के अंदर जो लिखा गया, इवन बेल ऑर्डर्स के अंदर जो डिटेल चीज़ें लिखी गई हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि नैब कवानीन का बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है नैब हुकाम की जानिब से। अब जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो मौजूदा हुक्मरान जमात जो लीड कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको फ़ायदा देंगी। यानी शहबाज शरीफ साहब को फ़ायदा हो सकता है, मरीम नवाज शरीफ साहबा को फ़ायदा हो सकता है, और बहुत से लोगों को कहा जा रहा है फ़ायदा हो सकता है। और ये भी कि इन तरमीम के लागू होने के बाद ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इनका आएगा, लिहाजा ये पहले से लागू हो जाएंगी और एग्जिस्टिंग केसेस के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। मामलात क्या है और एक्चुअली रियलिटी क्या है, ये तरमीम है क्या, इख्तिसार के साथ हम चाहेंगे डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा खालिद साहब, जो कि फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल, कानून को समझते हैं, इन तरमीम को समझते हैं। राय साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो राय साहब, क्योंकि ज़रा वक्त मुख्तसर होता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम फौरी तौर पर इस डिबेट में आ जाएँ। जो क्रूशल बात है इन तरमीम के अंदर, सबसे पहली बात, एक जो ड्रैकोनियन काम जो हवाले से रहा है, इसका एक तासुर रहा है स्नैप कानून का कि जी अरेस्ट कर लिया जाता है लोगों को और 90 दिन का रिमांड होता है जिसके अंदर कोई बेल भी नहीं होती। अब उसमें क्या तब्दीली हुई है राय साहब? अच्छा, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आई हैं नैब ऑर्डिनेंस में जो 1999 का था जी। इसमें पहली तो बात यह है कि जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा इसका क्रक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। एक तो ये था कि जो चेयरमैन नैब है जी, सेक्शन B1 के तहत इसमें अमेंडमेंट ये लाई गई कि उसके रिमूवल का तरीक़ेकार वो वजह नहीं था। अच्छा, बहुत वाजे नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ग्राउंड्स का जिक्र था लेकिन उसके रिमूवल के मोड का जिक्र नहीं था, उस प्रोसीजर का जिक्र नहीं था। तो लिहाजा उन्होंने उसमें जो ऐड किया वो ये कि मैनर का भी इजाफा कर दिया, इन मैनर विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, मैनर से मुराद यही हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो रिमूव करती है
तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये अख्तियार है कि चेयरमैन नैब को वो रिमूव करेगी। लिहाजा जो पिछले अरसे में तरमीम करके ऑर्डिनेंस में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी एक तब्दीली लाई थी कि अक्टूबर में जो आउटगोइंग चेयरमैन हैं उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्हें ऑर्डिनेंस के जरिए तोसी दी गई। ठीक है। अब ऐसी तोसी को सियासी रिश्वत के तौर पे लिया जा सकता है ताकि अपनी मर्जी के उनसे फैसले करवाए जा सकें, अपनी मर्जी के रेफरेंसेस फाइल करवाए जा सकें, अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन की जा सके। राइट, चलिए ये एक हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उससे फिर मैं आगे जी फिर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल का था। प्रोसिक्यूटर जनरल का उसका जो उसकी टेन्योर था, टर्म थी, वो थी कि प्रोसिक्यूटर जनरल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड फॉर 3 years। ठीक है। नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 years, सॉरी, ऑफ 3 years। ठीक है। 3 साल का नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड था, लेकिन इन्होंने जो ऑर्डिनेंस था उसके अंदर तब्दीली करके उसे तोसी दे दी और एक्सटेंडेबल कर दिया, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर को भी ब्राइब किया जाता था, पॉलिटिकली ब्राइब किया जाता था कि वो राय जो है, लीगल ओपिनियन जो है, इनकी मर्जी की दे और इनकी मर्जी की प्रोसिक्यूशन करे। ठीक है। और फिर जो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल था उसकी राय जो थी वो बाइंडिंग नहीं थी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पे या रेफरेंस फाइल करते वक्त, उसकी राय को बाइंडिंग करार दिया गया इस तरमीम के जरिए। ठीक है। राय साहब, अच्छा मुझे ये बताइए बारे सबूत के हवाले से जरा, मैं थोड़ा, क्योंकि लोगों का दिलचस्पी इसमें है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से बात आ जाती है, क्योंकि फैसले भी आए कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ चला गया, यानी जो एक्यूज्ड है उसको साबित करना पड़ता है कि ये असासे उसका अगर उसके हैं तो ये जायज़ आमदनी से कमाए गए हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ एक तासुर होगा, तो ज़रा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए लोगों के लिए भी कि अब क्या तब्दीली लाई गई है इस तरमीम के ज़रिए। जी अच्छा, उसमें तब्दीली ये लाई गई कि अब आपने जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, आमदन से ज़्यादा साबित करने हैं, साथ आपने आपके लिए साबित करना ये भी लाजम है और ये नैब के लिए लाजमी करार दिया गया कि वो साबित करे कि उसने ये असासे बददियानती से और करप्शन से बनाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले ये था कि अगर असासे आपकी आमदन से ज़्यादा हैं तो इट्सेल्फ ये इसका सबूत था कि आपने अपनी तनख्वाह से ज़्यादा, आपने जो मीन्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उससे बढ़ के प्रॉपर्टी बनाई। तो इट मीन्स के इट डिनोट्स कि जी आपने ये करप्शन के ज़रिए और बदनवानी के ज़रिए ये सारी जायदाद इकट्ठी की और ये असासे बनाए। लेकिन अब तरमीम ये की गई कि आपने साथ ये साबित करना है कि वाकई इसमें करप्शन शामिल थी और बददियानती थी, डिसऑनेस्टी आपको साबित करनी है। सपोज मैं समझता हूँ इसके फॉर एंड अगेंस्ट इसके खिलाफ बात हो सकती है, दलील दी जा सकती है कि मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है, 3 लाख के मैंने एसेट्स बना लिए, तो मेरा कोई भाई बाहर है या मेरी कोई मुझे किसी और ने, मेरे दोस्त ने हेल्प कर दी, मकान बना लिया मैंने, ठीक है, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद कर दी, मैंने कोई गाड़ी ख़रीद ली, तो पहले ऐसा नहीं था। आपको अगर किसी ने हेल्प आउट भी किया, आपको किसी ने माली मदद भी की, वो भी आप पे उंगली उठेगी, जी ये करप्शन की बुनियाद पे आपने अपने एसेट्स बनाए, अपनी जायदादें बढ़ाई हैं। तो दूसरा जो अरेस्ट के हवाले से था आपका पहला सवाल और बारे सबूत, इसमें अरेस्ट के हवाले से पहले ये था, आपको, आप समझते हैं, आप खुद वकील हैं, कि 14 डेज का रिमांड होता है जी, 14 डेज मैक्सिमम रिमांड। सीआरपीसी में जो प्रोवाइडेड है 3 दिन मजीद दिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हों, एक्यूज की आपको फर्दर ज़रूरत है, तो आप मजीद 3 दिन दे के एट दी मोस्ट आप 17 दिन, लेकिन 14 दिन का रिमांड, 17 दिन के अंदर आपने फिर जो चालान है, जो रिपोर्ट है 173 की, वो हर सूरत में पेश करना होती है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ कि 90 दिन का रिमांड लेती थी नैब, 90 दिन का रिमांड, और साल से रेफरेंसेस फाइल नहीं होते थे। जिस तरह खुर्शीद शाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि 2 साल लैप्स होने के बावजूद, 2 साल गुजरने के बावजूद उनके खिलाफ रेफरेंस, फाइनल रेफरेंस हैज़ नॉट बीन फाइल्ड सो फार, ठीक, जिसकी वजह से उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बेल कर दी, ठीक है। तो अब वो जो 90 दिन का रिमांड है वो ख़त्म करके
तो उसे वो 14 दिन का रिमांड ले आए कि 14 दिनों कि 14 दिन से ज़्यादा फिजिकल रिमांड नहीं हो सकता, इसी के अंदर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है। ठीक है। और अरेस्ट भी राजा साहब में ये कहा गया है कि अरेस्ट भी जो है वो भी इंक्वायरी स्टेज पर नहीं हो सकता, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर होगा और वो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर होगा। ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है। वो कहा गया कि एक तो यह है कि कॉल अप नोटिस जब दिए जाते थे तो कोई चला जाता, अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ज्वाइन करता तो उसे उधर ही बैठा लिया जाता था, अरेस्ट हो जाता था। बिल्कुल जब इनिशिएट करते आप कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करते तो नैब चेयरमैन के पास ये अख्तियार था कि उसकी इनिशिएशन के वक्त ही उसे अरेस्ट कर लेते थे। और ऐसा होता रहा। पिछली टर्म में आपने देखा कि बेतहाशा इस तरह के वाक़यात हैं कि कोई पता करने के लिए गया या इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए गया तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि अब अगर कोई कॉल अप नोटिस का जवाब नहीं देगा तो या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेगा फिर अरेस्ट हो सकता है। फिर दूसरी बात यह कही गई कि अगर उसकी एब्सकॉन्डेंस का, उसकी मफरूरी का खतरा और ख़दशा मौजूद हो और आपके पास एविडेंस मौजूद हो, यही नहीं कि आप प्रिज्यूम करके उसे अरेस्ट कर लें। ठीक है। अपनी स्पेकुलेशन की बुनियाद पे, अपने अंदाजे और क्यास की बुनियाद पे आप अरेस्ट कर लें। आप एविडेंस लाएंगे कि जी इसने टिकट ले लिया, ये मफरूर हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, इसने पासपोर्ट, आपके पास कोजेंट और प्लाजिबल एविडेंस होनी चाहिए दैट ही इज गोइंग टू लीव द कंट्री, ये एब्सकॉन्ड कर जाएगा। ठीक है। तो फिर आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये यानी मटेरियल एविडेंस हो, फिर सफिशिएंट एविडेंस हो जी कि ये एविडेंस को टेम्पर कर देगा। ठीक है। ये बाहर रहने की सूरत में एविडेंस टेम्पर कर देगा। एक जो एतराज़ आ रहा है वो ये कि जी जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है, हुक्मरान है, उनके केसेस के ऊपर इसका फौरी तौर पर असर पड़ेगा और बहुत से लोग इससे बेनिफिट करेंगे और गलत तासुर जाएगा। आपको ये भी जहन में, आपको पता ही होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक सो मोटो लिया हुआ है जहाँ पर एग्जेक्टिव के इख्तियारात, ख़ास तौर पर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके अंदर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसके हवाले से बहुत अदालत ने कड़ी नज़र रखी हुई है और अदालत ने इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं, अहकामात भी दिए हैं। अब ज़रा ये बताइएगा कि ये केसेस जिस स्पीड पर चल रहे थे, जिस स्पीड पर प्रोसिक्यूशन हो रही थी, जब वंस दीज अमेंडमेंट्स दे एक्चुअली कम इनटू फोर्स, इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे शहबाज शरीफ साहब का केस है, मरियम नवाज शरीफ साहबा का केस है और दीगर लोगों के केसेस हैं, एसिड बियॉन्ड मीन के केसेस हैं, तो मेरे ख्याल में वो स्टिंग तो निकल जाएगा फिर सारे जो सारा केस है उसका। देखें ना, जो बुनियादी लॉ है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ वो बार बार ये कह चुकी हैं, टाइम एंड अगेन इसे होल्ड कर चुकी हैं कि मेलाफाइडी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू लेजिस्लेचर। जो तरमीम की गई हैं इनका इंप्रेशन ये आ जाता है कि अब किसी के खिलाफ बदयानती के ऊपर मबनी या करप्शन के हवाले से किसी के गिर्द घेरा तंग करना, किसी का एहतसाब करना तकरीबन नामुमकिन हो गया और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है इस वक्त अपोजिशन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या ये तरमीम मुश्किल कर रही है एहतसाब के अमल को या ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर रही है? इख्तिसार से बता दीजिएगा। नहीं, मैं समझता हूँ उसे शफाफ कर रही हैं। जो नैब है, नैब ऑर्डीनेंस को कोई अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चेयरमैन नैब को अपने कारिंदे के तौर पे इस्तेमाल करके किसी की इज्जत, किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकेगा, जिस तरह से होता रहा। यानी गुज़श्ता 3.5 साल की मिसाल आपके सामने है कि किस किस तरह से यकतरफा एहतसाब होता रहा। एहतसाब जो नैब है ये टोटली एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इट हैज़ बिकम टूल एट द हैंड्स ऑफ द रजीम एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। उनके हाथों में ये खिलौना बन के रह गया था और इन्होंने बेतहाशा अपने जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उसके खिलाफ उसे इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा खालिद साहब मौजूद थे, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल। जो नैब के कानून के अंदर तरमीम की गई हैं जिनको अभी तक बाकायदा कानूनी शक्ल मिलनी है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने रेफर बैक किया है पार्लियामेंट को, दो तरह का जो इम्प्रेशन है वो सामने आ रहा है। एक ये कि एहतसाब के अमल को ये बहुत ट्रांसपेरेंट कर देगा। जो कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा नैब हुकाम की जानिब से, जिसकी निशानदेही मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी की, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने की मुतअद्दिद फ़ैसलों के अंदर के, और ये भी कहा गया कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए एज अ टूल इस्तेमाल होता रहा है नैब का पूरा इदारा। वहाँ ये कहा जाता है कि इससे जो एहतसाब का अमल है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। साथ ही साथ
गुज़िश्ता दौर के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिस तरीके से चेयरमैन नैब को उनके इक़्तिदार को या उनके अहदे को दवाम बख्शा गया और उनको अहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद भी रखा गया, ज़ाहिर बात है वो क्लियरली था, हर एक को पता था कि वो बदनीति पर मबनी था। अब उसके अंदर तरमीम हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ अब इन तरमीम के ऊपर जब ये नाफिजुल अमल होंगी उन पर भी एक तनकीद ये आएगी कि ये मौजूदा जो हुकूमत है उसमें हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, उन लोगों को बेनिफिट होगा। कम अज़ कम एहतसाब के हवाले से हमारे मुल्क में एक बयानिया यही रहा है कि कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है और ईदर साइड इसको अपने लिए इस्तेमाल करती रही है। बहरहाल ये फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन तरमीम के हवाले से ओवरऑल इंप्रेशन ये है कि ये बिज़नेस फ्रेंडली है। बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे, उनके सर पे कोई तलवार लटक नहीं रही होगी अगर वो गुड फेथ के अंदर कुछ फ़ैसले लेते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।